बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1B रीड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके वीडियो की ऑडियो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रही है, जबकि ये यूट्यूब का एक न्यू फीचर है जिसमें वीडियो की ऑडियो को ऑटो डब किया जाता है। तो आप वीडियो की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए और हिंदी को सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो ओरिजिनल ऑडियो में मिलेगी। यूनिट नंबर 1B डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए वक्फ। इस यूनिट में हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में रीड कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इनमें हमने फ़र्स्ट पर्सनालिटी रीड की अब्दुस्सत्तार ईदी, सेकंड पर्सनालिटी हमने रीड की मदर टेरेसा अ ह्यूमैनिटेरियन के बारे में, और थर्ड और लास्ट पर्सनैलिटी है हमारे पास हेलन केलर अ गर्ल विद अ विजन। हेलन केलर बसीरत रखने वाली एक लड़की। लास्ट वीडियो में हम हेलन केलर के बारे में रीड कर चुके हैं। उनके बारे में जो रीडिंग पैसेज हमें दिया गया था उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी पोर्शन से। वोकैबुलरी यानी लुगत या अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कि नीचे दिए गए बॉक्सेस में जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो अल्फाज आपको दिए गए हैं, इनको पढ़िए एंड यूज़ ए डिक्शनरी, और एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए टू फाइंड द मीनिंग्स, मानी तलाश करने के लिए। डिक्शनरी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स के मीनिंग्स मौजूद होते हैं, साथ में ग्रामेटिकली उसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी जाती है कि ग्रामर की रूह से जो वर्ड है, आया वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एटसेट्रा। इसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। डिक्शनरी में हम वर्ड्स को कैसे ढूंढते हैं। डिक्शनरी में मौजूद वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद होते हैं, यानी अलिफ बाई तरतीब में मौजूद होते हैं। हम वर्ड्स को उस तरतीब से ढूंढते हैं जिस तरह हमारे पास हमारे अल्फ़ाबेट्स यानी ABC मौजूद है। सबसे पहले हम उन वर्ड्स को ढूंढते हैं जो कि A से होते हैं, फिर B, फिर C, फिर D, और इसी तरह Z तक डिक्शनरी में वर्ड्स मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं नीचे आपको 10 वर्ड्स दिए गए हैं। हम इनके मीनिंग्स ढूंढेंगे डिक्शनरी में, तो काइंडली आप अपनी डिक्शनरी को ओपन कीजिए। अगर अभी तक आपने अपने लिए डिक्शनरी नहीं खरीदी या आपने किसी लाइब्रेरी से अपने लिए डिक्शनरी इशू नहीं की, तो काइंडली आप अपने लिए एक डिक्शनरी खरीदिए। आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक डिक्शनरी लेकर दें और फिर आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना भी सिखाएं। डिक्शनरी को कंसल्ट करने के लिए इस बुक में भी आपको काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके अलावा मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, तो काइंडली आप अपने लिए डिक्शनरी लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर यूनिट में, हर एक्सरसाइज में आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिसके मीनिंग्स आपने डिक्शनरी में तलाश करने हैं। तो इस स्टेज पर डिक्शनरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी डिक्शनरी की तरफ। ये है डिक्शनरी। अब दिए गए वर्ड्स के मीनिंग्स को ढूंढते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का जो वर्ड है ये स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो हम डिक्शनरी में खोलेंगे लेटर ओ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिक्शनरी में वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली मौजूद होते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हैं ये है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N और O। हम खोलते हैं O को। अब O में हम जाएंगे OP पर, यानी O के बाद P लेटर मौजूद हो। ये है ON, तो ON के बाद आएगा OO और फिर आएगा OP। तो अब ढूंढते हैं वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। इन पेजेस पर ऑप्टिमिस्टिक नहीं मौजूद। ये है ओपोनेंट, अपॉर्चुनिटी, अपोज, ऑपोजिट, ऑपोजिशन, ऑप्रेस,
ऑप्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक। अब इसके मीनिंग को रीड करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, टेंडिंग टू लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड बिलीव दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट फॉर द बेस्ट, कि चीज़ों के रोशन पहलू को देखने और ये यकीन रखने का रुझान कि सब कुछ बेहतर तौर पर अंजाम पाएगा। Steve was very optimistic about his chances of getting a summer job, कि स्टीव को गर्मियों की नौकरी हासिल करने के अपने इम्कानात के बारे में बहुत पुरुम्मीद था। ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पर अब आपको इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बताई गई है और यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है कि ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पुरुम्मीद होना। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल। अब ऑब्स्टिकल का जो वर्ड है ये भी ओ से ही स्टार्ट हो रहा है। ओ ऑलरेडी हमारे पास ओपन है लेकिन हम आगे आ चुके हैं ओ पी पर। अब हम वापस जाएंगे ओ बी पर, यानी हम बिल्कुल ओ का स्टार्ट खोलेंगे। ये देखें, ये है ओ ए और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्सक्योर, ये है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व, ऑब्सोल्यूट और ये है ऑब्स्टिकल। मीनिंग को रीड करते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ और ब्लॉक्स प्रोग्रेस, कि कोई शख्स या चीज़ जो रास्ते में आकर या रुकावट डालकर तरक्की को रोके। द हैवी स्नो स्टॉर्म वॉज एन ऑब्स्टिकल टू ट्रैफिक, कि भारी बर्फबारी ट्रैफिक के लिए एक रुकावट थी। यहाँ पर आपको इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है कि ये ग्रामर की रूह से नाउन है। यहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल का प्लूरल यानी जमा बताया गया है, इसका प्लूरल है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल को हम उर्दू में कहते हैं रुकावट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रेल। अब चलते हैं लेटर बी की तरफ। डिक्शनरी के स्टार्ट में जाएंगे, ये है ए और बी, ये है बी ए, हम जाएंगे बी आर की तरफ, ये है बी ई, बी आई, बी एल, बी एल, बी ओ, बी ओ, बी ओ, बी आर। अब यहाँ पर हम ब्रेल को ढूंढेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी आर। ब्रेस, ब्रेसलेट, ब्रैकेट, ब्रैड, ब्रैग, ब्रेड एंड ब्रेल। आप नीचे देख सकते हैं, ये है ब्रेल। इसको रीड करते हैं। अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग फॉर ब्लाइंड पीपल, के अंधे लोगों के लिए प्रिंट का एक निज़ाम। द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन ब्रेल आर फॉर्म्ड बाय रेज्ड डॉट्स, के ब्रेल में हुरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स को उभरी हुई नुक्तों से बनाए जाते हैं। ब्लाइंड पीपल रीड ब्रेल बाय टचिंग द डॉट्स विद देयर फिंगर्स, कि अंधे लोग अपनी उंगलियों से इन नुक्तों को छू कर पढ़ते हैं। ब्रेल, यहाँ पर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है। ये हमारे पास सिंगल सिलेबिक वर्ड है और यहाँ पर आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है। The word Braille comes from the name of a blind Frenchman, Louis Braille. He was a teacher of other blind people and he thought of this way to write for them. अब यहाँ पर आपको इसकी ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि ब्रेल वर्ड जो है ये एक फ्रेंच मैन के नाम पर रखी गई है जो कि खुद भी ब्लाइंड यानी अंधे थे और वो दूसरे लोगों को पढ़ाया करते थे और इस तरीके से यानी ब्रेल के ज़रिए उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने का अमल शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा ब्रेल, जो कि अंधों के पढ़ने और लिखने का तरीका है, यानी ये उनकी जुबान। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइलेंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है एस से। तो हम ओपन करेंगे एस को। DEFGHIJKLMNOPQRS और एस में हम जाएंगे SI, ये है SH, ये है SH और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है SI। सिग्नेचर, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, साइलेंस। यहाँ पर है हमारे पास वर्ड साइलेंस। अ लैक ऑफ साउंड, आवाज़ का ना होना। कंप्लीट क्वाइट, मुकम्मल सुकून। द ऑडियंस लिसन टू द कॉन्सर्ट इन साइलेंस, ये सामीन यानी लिसनर्स ने कॉन्सर्ट को खामोशी से सुना।
यहाँ पर साइलेंस को एज अ नाउन बयान किया गया है, टू मेक और कीप साइलेंट, खामोश करना या खामोश रखना। द टीचर बैंग्ड अ बुक ऑन द डेस्क टू साइलेंस द नॉइजी स्टूडेंट्स, कि उस्ताद ने शोर मचाने वाले तलबा को खामोश करने के लिए मेज़ पर किताब मारी। अब यहाँ पर साइलेंस को एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। साइलेंस यहाँ पर आपको सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर ग्रामर पोजीशन बताई गई है। इसका प्लूरल आपको बताया गया है साइलेंसेस। वर्ब साइलेंस्ड या साइलेंसिंग, यहाँ पर आपको इसकी वर्ब की फॉर्म्स बताई गई हैं। तो हमने वर्ड रीड किया साइलेंस, जिसका मानी है उर्दू में खामोश या खामोशी। नेक्स्ट है हमारे पास डार्कनेस, जो कि स्टार्ट हो रहा है लेटर डी से। तो वापस चलते हैं लेटर डी की तरफ। ये है डी। डी के हम बिल्कुल स्टार्ट में जाएंगे, क्योंकि डार्कनेस जो है ये है DAR यानी DA। तो ये है हमारे पास DA, ये है जी डार्क, डार्कन। अब इस डिक्शनरी में डार्कनेस का वर्ड नहीं मौजूद, बल्कि डार्क और डार्कन के वर्ड्स मौजूद हैं। ये सेम मीनिंग ही देते हैं। इनको रीड करते हैं। हैविंग लिटिल और नो लाइट, रोशनी का बहुत कम या बिल्कुल ना होना। द नाइट इज वेरी डार्क बिकॉज द क्लाउड्स आर कवरिंग द मून, रात बहुत अंधेरी है क्योंकि बादल ने चांद को ढांप लिया है। नो लाइट इन कलर, ऑलमोस्ट द कलर ऑफ ब्लैक, हल्के रंग का ना होना, तकरीबन स्याह रंग का होना। नैन्सी हैज डार्क हेयर एंड ब्राउन आईज, नैन्सी के बाल गहरे और आंखें भूरी हैं। यहाँ पर अब डार्क को एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। नेक्स्ट, अ लैक ऑफ लाइट, रोशनी का ना होना। वी कीप अ लाइट ऑन इन माई लिटिल ब्रदर्स रूम एट नाइट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि हम अपने छोटे भाई के कमरे में रात को बत्ती यानी लाइट जलाते हैं क्योंकि वो अंधेरे से डरता है। नाइट और नाइट फॉल, द एंड ऑफ डे लाइट, रात या सूरज के गुरूब होने का वक्त। बॉब्स मदर टोल्ड हिम टू बी होम बिफोर डार्क, कि बॉब की माँ ने उससे कहा कि अंधेरा होने से पहले वो घर आ जाए। अब यहाँ पर एज अ नाउन इसको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ पर आपको इसकी ग्रामर पोजीशन बताई गई है। डार्कर, डार्केस्ट, नाउन। इन द डार्क, अंधेरे में। विदाउट नॉलेज, बगैर इल्म के। अब जिसके पास इल्म मौजूद ना हो, हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ये डार्कनेस में है यानी अंधेरे में है, इसको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम। तो हमने नेक्स्ट वर्ड रीड किया डार्कनेस, जिसका मतलब है अंधेरा या तारीकी। हमने 5 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 5 वर्ड्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करेजियस। करेजियस स्टार्ट हो रहा है C से, तो हम ओपन करेंगे लेटर C। D से एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हमारे पास आएगा C, और हम CO को ओपन करेंगे। ये है B, यहाँ से है C, ये है CA। हम जाएंगे CO की तरफ। CA, CE, CH, CH, CL, CL, और ये है CO। अब हम जाएंगे COU, ये है COM, CON, 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 ये है COR, COU स्टार्ट हो चुका है। ये है COUN, काउंट। ये है कंट्री। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कंट्रीमैन। ये है कोपन, कपल, कोपन, करेज, और ये है करेजियस। मीनिंग को रीड करते हैं। करेजियस, ब्रेव यानी बहादुर। अ करेजियस पर्सन कैन फेस समथिंग दैट इज डेंजरस, वेरी हार्ड और पेनफुल बाय ओवरकमिंग फियर, कि बहादुर ऐसा शख्स जो किसी खतरनाक, बहुत मुश्किल या तकलीफ दे चीज़ का सामना खौफ पर काबू पाकर करे। द करेजियस फायर फाइटर वेंट इनटू द बर्निंग बिल्डिंग टू लीड द पीपल आउट, कि बहादुर फायर फाइटर जलती हुई इमारत में गया ताकि लोगों को बाहर निकाल सके। यहाँ पर आपको सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, इसकी प्रोनाउंसिएशन, और बताया गया है कि ये एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त है। तो करेजियस का मतलब है बहादुर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का जो वर्ड है ये इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ज़रखेज़,
या बकसरत पैदा करने वाला। लेसन में हमने प्रोलिफिक का वर्ड यूज किया था। बिसाइड्स गिविंग लेक्चर, केलर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। कि हेलन केलर जो थी वो एक प्रोलिफिक यानी एक अनमोल लेखक थी, वो लिखती थी, वो राइटर थी। तो यहाँ पर हमने इस वर्ड को रीड किया था। इस डिक्शनरी में इसका मीनिंग नहीं मौजूद। अगर आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड मौजूद है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताइए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट स्टार्ट हो रहा है लेटर जी से, तो हम जाएंगे लेटर जी पर। सी के बाद आएगा डी, फिर ई, एफ और फिर जी। वर्ड है हमारे पास GRA, ग्रेजुएट। ये है जी ग्रेस, ये है ग्रेजुअल और ग्रेजुअल के नीचे है ग्रेजुएट। ये आप देख सकते हैं। मीनिंग रीड करते हैं। टू फिनिश स्टडीइंग एट अ स्कूल और कॉलेज एंड टू बी गिवन अ डिप्लोमा। कि किसी स्कूल या कॉलेज में तालीम मुकम्मल करना और डिप्लोमा यानी सनद हासिल करना। माई सिस्टर वाइवान ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल लास्ट ईयर। कि मेरी बहन वाइवान ने पिछले साल हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की। टू मार्क ऑफ इन इक्वल स्पेसेस फॉर मेजरिंग, नाप तोल के लिए बराबर हिस्सों में तकसीम करना। दिस थर्मोमीटर इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज। कि ये थर्मोमीटर डिग्रियों में तकसीम किया गया है। अब यहाँ पर इसको एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। अ पर्सन हु हैज़ फिनिश्ड स्टडीइंग एट अ स्कूल और कॉलेज एंड हैज़ बीन गिवन अ डिप्लोमा। अब यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया गया है। जो फर्स्ट मीनिंग हमने रीड किया कि किसी स्कूल या कॉलेज में तालीम मुकम्मल करना और डिप्लोमा यानी सनद हासिल करना। यहाँ पर इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है, यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म्स बताई गई हैं, यहाँ पर आपको इसका प्लूरल बताया गया है। तो ग्रेजुएट क्या है? ग्रेजुएट कहते हैं ग्रेजुएशन को। इसके लिए हम उर्दू में भी वर्ड ग्रेजुएट ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिजीज़, जो कि स्टार्ट हो रहा है लेटर डी से। तो ओपन करते हैं लेटर डी को। अब हम वापस पीछे की तरफ जाएंगे। जी से पहले है एफ से पहले है ई और ई से पहले है डी और हम जाएंगे डी आई की तरफ। ये है डी ई, ये भी डी ई ही चल रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो गया है डी आई इस पेज से। डी आई एस, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड से डिसएडवांटेज डी आई एस स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज और ये मुझे नज़र आ गया है वर्ड डिजीज़। डिजीज़ सिकनेस और इलनेस, मर्ज या बीमारी। चिकन पॉक्स इज़ अ डिजीज़ दैट पीपल यूजुअली गेट व्हेन दे आर चिल्ड्रन। कि चिकन पॉक्स एक बीमारी है जो आम तौर पर बच्चों को होती है। दैट ट्री विद ब्राउनिश लीव्स इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। वो दरख्त जिसके पत्ते भूरे हो रहे हैं ये बीमारी में मुब्तला है। यहाँ पर इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, ग्रामर पोजीशन बताई गई है और इसका प्लूरल आपको बताया गया है। तो डिजीज़ का मतलब है बीमारी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफ एंड ब्लाइंड। इस डिक्शनरी में डेफ अलग मौजूद है और ब्लाइंड अलग मौजूद है, क्योंकि आप देख सकते हैं एंड का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। तो हम पहले डेफ को ढूंढेंगे फिर ब्लाइंड को। डेफ, डी ऑलरेडी हमारे पास ओपन है, लेकिन हम जाएंगे डी ई की तरफ और डी ई में फिर जाएंगे डी ई ए की तरफ। यहाँ पर मौजूद है डेफ, आप देख सकते हैं। डेफ, नॉट एबल टू हेयर, सुनने की ताकत का ना होना, और नॉट एबल टू हेयर वेल, या अच्छी तरह से ना सुन पाना। The deaf man knew what people were saying to him because he could read their lips. कि बहरा आदमी जानता था कि लोग उससे क्या कह रहे हैं क्योंकि वो होंठ पढ़ सकता था। When you call out loud dog, you have to shout because she is deaf. जब आप हमारे बूढ़े कुत्ते को बुलाते हैं तो आपको ज़ोर से पुकारना पड़ता है क्योंकि वो बहरी है। Not willing to hear or listen, सुनने या सुनने के लिए तैयार ना होना। He was deaf to her call for help. वो उसकी मदद की पुकार पर बहरा हो गया। यानी एक तो ये है कि वैसे ही कोई बहरा हो, कोई सुन ना सके, और सेकंड मीनिंग जो आपको बताया गया है कि जानबूझकर आप किसी की बात पर गौर ना करें, बल्कि ऐसा प्रिटेंड करें कि आपने ना सुना हो या आप अगले बंदे को इग्नोर कर रहे हो, तो उसको भी डेफ कहते हैं। तो डेफ का मतलब है बहरा। और अब ढूंढेंगे ब्लाइंड का मीनिंग। चलते हैं बी की तरफ।
और बी में जाएंगे BL, यहाँ पर है BI, BL, ये है जी ब्लाइंड, ये है ब्लाइंड। विदाउट साइट, नजर ना होना, अनेबल टू सी, देखने से महरूम। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द स्ट्रीट, के लड़के ने अंधे आदमी को सड़क पार कराई। नॉट इजीली सीन, आसानी से नजर ना आना। हिडन, छुपा हुआ। द साइन वार्नड ऑफ अ ब्लाइंड ड्राइव वे ऑन द रोड अहेड, कि निशानी ने खबरदार किया कि आगे सड़क पर एक छुपा हुआ रास्ता है। तो ब्लाइंड कहते हैं अंधे को। वैसे डेफ एंड ब्लाइंड ये दोनों वर्ड्स हम इस लेसन में इतनी दफ़ा रीड कर चुके हैं, इसका मीनिंग अभी तक आपको आ जाना चाहिए था। खैर, हमने यहाँ पर दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग्स को डिक्शनरी में ढूंढा। फर्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरुमीद होना। सेकंड, ऑब्स्टिकल, रुकावट। थर्ड, ब्रेल, ये एक लैंग्वेज है। साइलेंस, खामोशी। डार्कनेस, अंधेरा या तारीकी। करेजियस, बहादुर। प्रोलिफिक, जरखेज या बकसरत पैदा करने वाला। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। डिजीज, बीमारी। डेफ, बहरा। ब्लाइंड, अंधा। यहाँ पर वोकैबुलरी के पोर्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को रीड करते हैं। वोकैबुलरी के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनाग्राम्स का। एनाग्राम्स का टॉपिक आप इंग्लिश में ग्रेड 2 ग्रेड 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा। इसको रीड करते हैं। एन एनाग्राम इज अ वर्ड, एनाग्राम एक ऐसा लफ्ज होता है क्रिएटेड जो कि बनाया जाता है बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स, हुरूफ की तरतीब बदल कर इन अनदर वर्ड, दूसरे लफ्ज में। कि एनाग्राम एक ऐसा लफ्ज होता है जिसमें मौजूद हुरूफ की तरतीब को बदल कर दूसरा मानी खेज लफ्ज बनाया जाता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो दोनों वर्ड्स हमारे पास होंगे वो मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अर्थ कैन बी चेंज्ड इनटू हर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का एनाग्राम है हर्ट या फिर हर्ट का एनाग्राम है अर्थ। अब ये एनाग्राम्स कैसे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अर्थ की स्पेलिंग है EARTH। अब आप देखें, इसी लेटर्स को यूज करते हुए हम एक दूसरा वर्ड बनाएंगे जो कि मीनिंगफुल होगा। यहाँ पर आप देखें HEART, हर्ट यानी दिल, अर्थ यानी जमीन। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एनाग्राम हैं। सिमिलरली इसी तरह थिंग कैन बिकम नाइट, इसी तरह थिंग का एनाग्राम है नाइट या नाइट का एनाग्राम है थिंग। आप देख सकते हैं थिंग के स्पेलिंग्स हैं THING थिंग, और नाइट आप देख सकते हैं NIGHT। नाइट यानी रात, थिंग यानी चीज। तो यहाँ पर हमने एनाग्राम की डेफिनेशन रीड की है। अब नीचे हमारे पास एनाग्राम से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, उसको रीड करते हैं। द वर्ड्स इन द बॉक्स आर एनाग्राम्स। नीचे आपको बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं ये एनाग्राम्स हैं। रीड द वर्ड्स केयरफुली, इन अल्फाज को गौर से पढ़िए। रीअरेंज, इनके हुरूफ को दोबारा से तरतीब दें। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, और खाली जगह को सही अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इनके एनाग्राम्स बनाने हैं और फिर उन एनाग्राम्स को हमने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। सबसे पहले इन वर्ड्स को रीड करते हैं और फिर इनके एनाग्राम्स बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है रेंजी। रेंजी का मतलब है जिसका फैलाव ज्यादा हो। हम कहते हैं ना कि इसकी रेंज कितनी है, इसका फैलाव कितना है, रेंजी। नेक्स्ट है टॉप्स। टॉप कहते हैं चोटी को। नेक्स्ट है फेड, मध्यम होना। नेक्स्ट पीक्स यानी उरूज। अब ये जो लास्ट वर्ड है हमारे पास, इसका मीनिंग मुझे नहीं मिला। मैंने काफी सारी डिक्शनरीज में इसको देखा, मैंने गूगल पे इसको सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी इसका मीनिंग नहीं मिला। तो हम फिलहाल के लिए इस वर्ड को छोड़ देते हैं। अब हम इन वर्ड से एनाग्राम्स बनाते हैं। फर्स्ट वर्ड है रेंजी। अब रेंजी का क्या एनाग्राम बनेगा? ANGRY, एंग्री यानी गुस्सा होना। रेंजी का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। एंग्री का मतलब है गुस्सा होना। नेक्स्ट वर्ड है टॉप्स यानी चोटी, और इससे एनाग्राम बनेगा STOP, स्टॉप यानी
रुकना। नेक्स्ट फेड, इसका एनाग्राम बनेगा डेफ यानी बहरा। नेक्स्ट पीक्स, इसका एनाग्राम बनेगा स्पीक, SPEAK। अब रह गया है लास्ट वर्ड। ये लास्ट वर्ड जो है ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, लेकिन अगर इससे मैं कुछ लेटर्स उठाऊं और उनको रीअरेंज करूं तो इससे हमारे पास एक एनाग्राम बनता है जो कि इन ब्लैंक्स में फिट आता है। तो वो है HEAR, हियर यानी सुनना। अगर इस वर्ड के बारे में किसी को कोई आइडिया है या उनको किसी डिक्शनरी में इसका मीनिंग मिला है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, इसके कुछ हरूफ को मैंने लिया और उसको रीअरेंज करके मैंने इससे एक वर्ड बनाया जो कि है हियर यानी सुनना। अब नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके ब्लैंक्स को फिल करते हैं और हम इन ब्लैंक्स में किन वर्ड्स को यूज करेंगे। हम यूज करेंगे हियर, एंग्री, स्टॉप, डेफ और स्पीक को। तो इन स्टेटमेंट्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। Helen was able to see and dash when she was born, कि जब हेलन पैदा हुई तो वो देख और सुन सकती थी। सुनना यानी hear। Helen was able to see and hear when she was born, तो हमने फर्स्ट एनाग्राम यहाँ पर पुट किया। सेकेंड, Helen became dash when no one understood her, कि जब कोई भी हेलन को समझ नहीं पाता था तो वो गुस्सा यानी एंग्री हो जाती थी। Helen became angry when no one understood her, कि जब कोई भी हेलन को नहीं समझता था तो वो गुस्सा हो जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29 की तरफ। नेक्स्ट, Anna would never dash trying to teach Helen. Anna would never stop trying to teach Helen, कि एना ने कभी भी हेलन को पढ़ाने की कोशिश नहीं रोकी। नेक्स्ट, she went to a school for the dash in Boston. She went to a school for the deaf in Boston, कि वो बॉस्टन में बहरे लोगों के स्कूल में गई। लास्ट, learning to dash was a bigger challenge. Learning to speak was a bigger challenge, कि बोलना सीखना उसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ड्स दिए गए थे जिनके सबसे पहले हमने एनाग्राम्स बनाए हैं, फिर उन एनाग्राम्स को हमने दिए हुए ब्लैंक्स में फिल किया। यहाँ पर हमारी एनाग्राम की एक्टिविटी एंड होती है। एनाग्राम हमारे पास ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दिए हुए वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स, के दिए गए बयानात को पढ़िए। पुट अ टिक ऑन द वन दैट बेस्ट समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। सेंट्रल आइडिया मरकजी ख्याल, टेक्स्ट मतन। के दिए गए बयानात को पढ़िए, उस बयान पर टिक का निशान लगाइए जो मतन के मरकजी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है इस पैसेज की। वहां पर आपसे पूछा गया है कि उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इस टेक्स्ट के सेंट्रल आइडिया को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। तो इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। ए, द अमेजिंग पेरेंट्स ऑफ हेलन केलर, हेलन केलर के हैरत अंगेज वालिदैन। अब यहाँ पर बात की गई है सिर्फ पेरेंट्स की। तो हमने जो टेक्स्ट रीड किया था उसमें सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं की गई, बल्कि वो पैसेज है हेलन केलर के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया और काफी सारे लोगों की मदद की। सेकेंड, हाउ, कैसे, डिस्पाइट सम सीरियस चैलेंजेस, शदीद मुश्किलात के बावजूद हेलन केलर ग्रू अप टू बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन, कि किस तरह शदीद मुश्किलात के बावजूद हेलन केलर दुनिया की सबसे मुतासिर कुन खवातीन में से एक बनी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमने रीड की, ये टेक्स्ट से मिलती है, लेकिन हम सी और डी को रीड करते हैं। अगर उसमें कोई ज्यादा फिट बैठती हुई तो फिर हम उनको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हेलन केलर एंड हर ग्रेट टीचर, हेलन केलर और उनके अजीम उस्ताद। नेक्स्ट, हेलन केलर्स ग्रेजुएशन, हेलन केलर की ग्रेजुएशन। तो हमने टेक्स्ट रीड किया है, उसमें ना ही सिर्फ
पेरेंट्स की बात की गई है, ना ही सिर्फ टीचर की बात है, ना ही हेलन केलर के ग्रेजुएशन की बात की गई है, बल्कि टेक्स्ट में बताया गया है कि किस तरह शदीद मुश्किलात के बावजूद हेलन केलर दुनिया की सबसे मुतासर कुन खवातीन में से एक बनी। ये पूरे सबक का सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि सबक में यही बताया गया है कि हेलन केलर ने अपने ब्लाइंडनेस और डेफनेस के बावजूद मेहनत करके तालीम हासिल की, किताबें लिखी, लेक्चर्स दिए और माजूर अफराद के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने ये साबित किया कि किसी भी मुश्किल के बावजूद अगर इंसान मेहनत करे तो वो कामयाब हो सकता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बी। How despite some serious challenges, Helen Keller grew up to become one of the most inspirational women. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स के दिए गए बयानात को पढ़िए, सर्कल द करेक्ट वन और सही जवाब को घेरा लगाएं। अब यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये 5 एमसीक्यूज हैं, आपको स्टेटमेंट दी गई है, साथ में ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन को हमने इनसर्कल करना है, तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। Which of the following statements is true about Helen Keller becoming deaf and blind? कि हेलन केलर के बहरे और अंधे होने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए, शी फेल फ्रॉम अ वैन व्हेन शी वाज 2 years old, कि जब वो 2 साल की थी तो वो वैन से गिर गई थी। नेक्स्ट, शी वाज बोर्न डेफ एंड बिकेम ब्लाइंड आफ्टर एन एक्सीडेंट, कि वो बहरी पैदा हुई और फिर एक एक्सीडेंट के बाद अंधी हो गई थी। नेक्स्ट, शी हैड अ हाई फीवर व्हेन शी वाज 19 months old, कि जब वो 19 माह की थी तो उन्हें तेज बुखार हुआ, फीवर कहते हैं बुखार को। नेक्स्ट, she fell down a flight of stairs at her house when she was 1 year old, कि जब वो 1 साल की थी तो सीढ़ियों से गिर गई थी। अब इसमें हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? वो है ऑप्शन सी, शी हैड अ हाई फीवर, कि उनको तेज बुखार हुआ व्हेन शी वाज 19 months old, जब वो 19 माह की थी, जिसकी वजह से फिर वो अंधी और बहरी यानी डेफ और ब्लाइंड हो गई थी। इसको हमने रीड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। When she was 19 months old, she got very sick. The disease left her unable to see or hear. कि जब वो 19 माह की थी तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई, जिसकी वजह से फिर वो डेफ एंड ब्लाइंड हो गई थी। तो हमारे पास फर्स्ट में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसको हमने इनसर्कल करना है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज हेलन केलर बॉर्न, कि हेलन केलर किस रियासत में पैदा हुई? ऑप्शन ए एलाबामा, ऑप्शन बी हवाई, ऑप्शन सी ओहायो, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलाबामा। ऑप्शन ए करेक्ट है, एलाबामा। शी वॉज बॉर्न इन स्टेट एलाबामा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड हेलन केलर लर्न टू स्पेल, कि हेलन केलर ने सबसे पहले कौन सा लफ्ज सीखा? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी डॉल, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी स्माइल। इसको आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रीड किया था दैट शी हैंडेड हेलन अ डॉल एंड ट्रेस्ड द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉल ऑन द पाम ऑफ हेलन्स हैंड। हेलन ने सबसे पहला वर्ड जो सीखा था वो था डॉल। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हेलन केलर अटेंडेड द स्कूल फॉर ब्लाइंड इन डैश, कि हेलन केलर ने किस शहर में नाबीना अफराद के स्कूल में तालीम हासिल की? ऑप्शन ए एटलांटा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी बॉस्टन। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बॉस्टन। इसको हमने रीड किया था यहाँ पर, शी वेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ इन बॉस्टन। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इन्वेंटर्स हेल्प हेलन केलर, कि किस मशहूर मौजिद ने हेलन केलर की मदद की? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। ऑप्शन सी और डी सेम है, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसको हमने रीड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर पेरेंट्स रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड टुक हर टू द फेमस इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हु हेल्प्ड हर फाइंड अ गुड टीचर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हेलन केलर की मदद की थी एक अच्छा उस्ताद ढूंढने में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने 5 MCQs को सॉल्व किया। फर्स्ट MCQs में हमने हेलन केलर के डेफ और ब्लाइंड होने की रीज़न को पढ़ा कि वो क्यों डेफ और ब्लाइंड हुई, बिकॉज शी हैड अ हाई फीवर व्हेन शी वाज 19 months old,
फिर हमने रीड किया कि हेलन केलर किस स्टेट में पैदा हुई, वो था एलाबामा। नेक्स्ट, हेलन केलर ने सबसे पहले कौन सा वर्ड सीखा, वो है वर्ड डॉल। नेक्स्ट, हेलन केलर ने किस शहर में नाबीना अफराद के स्कूल में तालीम हासिल की, वो है बॉस्टन। और लास्ट हमने रीड किया कि किस मशहूर मौजिद ने हेलन केलर की मदद की, तो वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टर्न्ड हेलन केलर डेफ एंड ब्लाइंड, कि हेलन केलर बहरी और अंधी कैसे हुई। डेफ बहरी, ब्लाइंड अंधी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ केलर्स टीचर, कि हेलन केलर के उस्ताद का क्या नाम था। नेक्स्ट, हाउ डिड केलर लर्न टू स्पीक, कि हेलन केलर ने बोलना कैसे सीखा। लास्ट, व्हाट इज ब्रेल, ब्रेल क्या है। वेयर डिड केलर गो टू लर्न टू यूज ब्रेल, हेलन केलर ने ब्रेल कहाँ से सीखी। हमने क्वेश्चंस को रीड किया, अब इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1B, डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी, ये लेसन है हमारे पास हेलन केलर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टर्न्ड हेलन केलर डेफ एंड ब्लाइंड, कि हेलन केलर बहरी और अंधी कैसे हुई। हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड, हेलन केलर बहरी और अंधी हुई बिकॉज, क्योंकि ऑफ अ हाई फीवर, तेज बुखार, एंड इलनेस और बीमारी, When she was 19 months old, जब वो 19 माह की थी, कि हेलन केलर 19 माह की उम्र में तेज बुखार और बीमारी की वजह से बहरी और अंधी हो गई। हेलन केलर became deaf and blind because of a high fever and illness when she was 19 months old। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What was the name of Keller's teacher, कि हेलन केलर के उस्ताद का क्या नाम था। Her teacher's name was Anna Sullivan, कि हेलन केलर की उस्तानी का नाम था एना सेल्वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डिड केलर लर्न टू स्पीक, कि हेलन केलर ने बोलना कैसे सीखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से सुनिए। हेलन केलर ने सीखा टू स्पीक बोलना, बाय टचिंग छूते हुए, द लिप्स होंठ, एंड थ्रोट और गला, ऑफ पीपल लोगों का, हु आर स्पीकिंग जो कि बोलते थे, टू फील ताकि वो महसूस करे, देयर लिप मूवमेंट्स उनके होंठों की हरकत, मूवमेंट हरकत, एंड थ्रोट वाइब्रेशन और उनके हलक या उनके गले की अरताश। कि हेलन केलर ने लोगों के होंठों और हलक को छूकर यानी उनके गले को छूकर बोलना सीखा ताकि वो होंठों की हरकत और हलक यानी गले की अरताश को महसूस कर सके। हेलन केलर लर्न टू स्पीक बाय टचिंग द लिप्स एंड थ्रोट ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग टू फील देयर लिप मूवमेंट्स एंड थ्रोट वाइब्रेशन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट इज ब्रेल, ब्रेल क्या है। वेयर डिड केलर गो टू लर्न टू यूज ब्रेल, हेलन केलर ने ब्रेल कहाँ से सीखी। ब्रेल इज अ राइटिंग एंड रीडिंग सिस्टम, ब्रेल जो है ये लिखने और पढ़ने का एक निज़ाम है फॉर ब्लाइंड पीपल, नाबीना अफराद के लिए, विद रेज डॉट्स जिसमें उभरे हुए नुक्ते, ऑन पेपर कागज पर। कि ब्रेल एक तहरीरी निज़ाम है जो नाबीना अफराद उंगलियों से उभरी हुई नुक्तों को छू कर पढ़ते हैं। केलर लर्न टू यूज ब्रेल एट अ स्कूल फॉर द डेफ इन बॉस्टन, कि हेलन केलर ने ब्रेल बॉस्टन के बहरे बच्चों के स्कूल में सीखी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने रीड किया ब्रेल के बारे में। ब्रेल जो है ये एक ऐसा रीडिंग और राइटिंग सिस्टम है जो कि ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं, नाबीना अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें पेपर पर जिस तरह हमारे फोल्डर्स होते हैं, अगर उस फोल्डर पर उभरे हुए यानी रेज्ड राइटिंग की जाए और फिर उसको उंगलियों से छू कर महसूस किया जाए
इस तरह की एक लैंग्वेज है ब्रेल। और हेलन केलर ने ब्रेल बॉस्टन के बहरे बच्चों के स्कूल में सीखी थी। आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड वगैरह पे रेज डॉट्स के जरिए राइटिंग की गई है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 30 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं A, B, C, D के आंसर्स हमने रीड कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E। हेलन केलर रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। कि हेलन केलर ने अपनी जिंदगी में कई सारी किताबें लिखी। इन द टेबल, इस टेबल में राइट डाउन द नेम्स ऑफ हर बुक्स, उनकी किताबों के नाम लिखें, एंड देयर ईयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और वो साल लिखे जिसमें वो किताबें पब्लिश हुई हैं। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में हम इस बुक में काफ़ी दफ़ा रीड कर चुके हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास क्या है कि जो वाक़या पहले हुआ हो उसको हम पहले लिखें, फिर जो उसके बाद हुआ हो उसको उसके बाद लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की डेफिनेशन भी दी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन टाइम। कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि वक्त के लिहाज से जिस तरह वाक़यात, जिस तरह इवेंट्स वक़ू पजीर हुए हों उस तरतीब से उनको लिखना। यानी यहाँ पर अब आपको कहा गया है कि इनकी लिखी गई बुक्स लिखें। तो सबसे पहले जो बुक पब्लिश हुई है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेकंड नंबर पर वो बुक लिखेंगे जो सेकंड नंबर पर पब्लिश हुई, और इसी तरतीब से हम सारी बुक्स को लिखेंगे। तो इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जिस तरह बच्चा पैदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना बचपन गुजारता है और अपने बलोगत की तरफ जाता है, फिर जवानी की तरफ, फिर बुढ़ापे की तरफ। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बुक्स आपके पास सारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में इनका ईयर भी मौजूद है कि ये किस साल में पब्लिश हुई है। तो यहीं से हम इनको कॉपी करके यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट बुक जो है वो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ईयर ऑफ पब्लिकेशन के ये किस साल में पब्लिश हुई हैं वो है 1903। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म, ये भी पब्लिश हुई है 1903 में। नेक्स्ट द वर्ड आई लिव इन, ये पब्लिश हुई है 1908 में। नेक्स्ट है आउट ऑफ द डार्क, ये पब्लिश हुई है 1913 में। नेक्स्ट मिडस्ट्रीम, माई लेटर लाइफ, ये पब्लिश हुई है 1929 में। इसके बाद और भी बुक्स हैं, हेलन केलर्स जर्नल, ये पब्लिश हुई है 1939 में। लेट अस हैव फेथ, ये पब्लिश हुई है 1940 में। आप देख सकते हैं इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। (1903), 1903, फिर 1908, फिर 1913, फिर 1929, फिर 1939 और एंड में है 1940। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाया गया है फिर बार बार उसको रिपीट किया गया है। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये हम बुक के स्टार्ट से रीड करते हुए आ रहे हैं। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने सबसे पहले डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स तलाश किए, फिर हमने एनाग्राम्स के बारे में रीड किया, फिर हमारे पास सेंट्रल आइडिया पर एक क्वेश्चन था, हमने फिर एमसीक्यूज को सॉल्व किया, क्वेश्चन आंसर्स को, और एंड में हमारे पास एक्टिविटी मौजूद थी हेलन केलर के बुक्स के बारे में। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ लैंग्वेज और राइटिंग के पोर्शन को कवर करेंगे और इसके साथ ही फिर हमारा यूनिट नंबर 1 भी एंड हो जाएगा और उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।